Hello students, welcome to the class of economics by Rishi Agrawal. I know that economics class is late. Actually टाइम नहीं मिल पा रहा था इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाने का, तो मैं आज दोबारा से आपके सामने हूँ इकोनॉमिक्स के चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के लास्ट पार्ट को लेकर। अब अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करना चाहूंगा कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है। रिकॉल करने के लिए एक बार ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की। सबसे पहला जो सबसे कंसंट्रेटेड कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम में आपको ध्यान रखना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब बात क्या है कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है क्या, बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं, हम शायद भूल गए हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मनी रिवॉल्व्स इन अ साइकिल, यानी मनी क्या है वो कहीं रुकता नहीं है, मनी एक साइकिल में घूमता रहता है। अब इसके लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था ये जैसे प्रोडक्शन सेक्टर है और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। तो व्हाट हाउस होल्ड सेक्टर डज, हाउस होल्ड सेक्टर्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू प्रोडक्शन सेक्टर एंड अगेंस्ट दीज फैक्टर सर्विसेज द फैक्टर पेमेंट और द फैक्टर इनकम इज गिवन टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं एंड उसके अगेंस्ट में फैक्टर इनकम दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो यानी कि कंज्यूमेबल जो गुड्स हैं, जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन सेक्टर। और जो आपकी कंज्यूमर गुड्स है उसके अगेंस्ट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि ये पैसा एक सर्कुलर फ्लो में जहां से निकलता है वहीं घूम के वापस आ जाता है। अब फॉर एन एग्जांपल सपोज कीजिए मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, ठीक है। अब आप मेरे पास आए, मैंने बोला आपकी फीस है 5000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। आपने मुझे 5000 रुपीज पे किए, उसके बाद मैं आपकी शॉप पे या आपके फादर के पास कुछ लेने पहुंच गया, तो अल्टीमेटली पैसा इसी तरह से घूमता रहता है। और जब हम कंट्री की नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की बात करते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इन 3 वेज। कैसे, हम 3 तरीकों से किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द कैलकुलेशन ऑफ in the methods of calculating national income, we calculate the overall production of the country. हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडिशन चेक कर लेते हैं। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू एडिशन इज। किसी भी गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू जो ऐड होती जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिशन। यानी कि इंडिया में होने वाले ओवरऑल प्रोडक्शन की वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट कर सकें या फिर किसी भी गुड में इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ओवरऑल वैल्यू को हम ऐड कर लें, तो हमको क्या मिल जाएगी, इंडिया की ओवरऑल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बता दूं, फाइनल मनी वैल्यू या सम ऑफ market value of products produced in the domestic territory of country during an accounting year, उसको हम बोलते हैं क्या, GDP at MP, gross domestic product at market price। उसके बाद हम फर्दर इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी नेशनल इनकम में, एंड नेशनल इनकम क्या थी हमारी, नेशनल इनकम थी हमारी NNP at फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से हमारा ये साइकिल चलता रहता है। एंड पहला स्टेप था हमारा प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। द सेकंड स्टेप की मैं अगर बात करूं तो सेकंड स्टेप है हमारा इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या है, अब देखिए आप एज अ प्रोडक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने बताया था। तो यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो जो प्रोड्यूसर है उसके लिए इनकम जनरेट कर रही है, और वो जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दे रहा है। तो अल्टीमेटली हम एक कंट्री की ओवरऑल इनकम को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तब भी हम उसकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जितना हम इनकम, जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ही इनकम मिलेगी, और जितनी इनकम होगी उतना ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे। हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी सेविंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप एक्सपेंडिचर में दे रहे हैं। तो पहला मेथड था हमारा प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन मेथड, सेकंड इनकम मेथड, एंड थर्ड जो मेथड है हमारा
वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर और एक और नाम है इसका डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। देखिए यहां पे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन किसके लिए हुआ? प्रोडक्शन हुआ कंज्यूमर्स के लिए। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने इनकम जनरेट की, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन दोनों सेक्टर ने इनकम जनरेट की। अब इनकम आपके पास आएगी तो उस इनकम का क्या करेंगे? आप इनकम को खर्च करेंगे। प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से इनकम आई, इनकम का क्या किया आपने? इनकम को खर्च किया। इनकम को आपने जो खर्च किया वो था आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड कंजम्पशन के बाद आप दोबारा से प्रोडक्शन करते हैं, यानी इनकम अर्न करने के प्रोसेस में दोबारा से लग जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये कवर अप किया है इन द चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब एक बार हम हाईलाइटेडली स्टडी कर लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर, करते हैं अपना मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले जो टर्म एक्सपेंडिचर है उसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर टर्म का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम सेज where the national income is calculated in the expenditure national income is calculated in terms of expenditure made on final goods and services produced in an accounting year। यानी कि अगर हम एक साल में जितनी भी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, उनपे होने वाले ओवरऑल एक्सपेंडिचर को निकाल लें तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, द एक्सपेंडिचर मेथड स्टेट्स दैट इन दिस मेथड द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ध्यान दीजिए, मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात अगर मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वेश्चन उठेगा, सर डोमेस्टिक इनकम में तो आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी शामिल है, यानी इंडिया में रहने वाले ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी इनकम को बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर जीडीपी एमपी हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट में। मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि जो हम इनकम कैलकुलेट करेंगे वो हम इंडिया के नॉर्मल, जो किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के बेसिस पे करेंगे। तो यानी कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, जीडीपी एट एमपी। क्या बोलेंगे उसे हम? जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या करना है? इस जीडीपी एट एमपी को हमें फाइनली कन्वर्जन करना है किसमें? एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार इसका कन्वर्जन मैं आपको करके दिखा दूं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे जी को। अब जीडीपी को हम एनडीपी में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन किया तो हमारा क्या हो गया? एनडीपी एट एमपी। ठीक है, सबसे पहले हमने चेंज किया किसको? जी को एन में। जी को एन में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? डी को चेंज करेंगे एन में। जो डी हमारा है तो डी को एन में चेंज करने के लिए, यानी डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें प्लस करते हैं। प्लस डी किसका? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसके बाद प्लस NFIA हो गया, तो यानी आपके पास निकल के आ गया NNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन हमको एनएनपी एट मार्केट प्राइस से काम नहीं है, हमको नेशनल इनकम निकालने के लिए चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यानी कि एनएनपी यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए
हम क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यानी कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यानी कि इस तरह से एक कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन पे जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि जीडीपी हमको गिवन हो, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस हमको गिवन हो, तो उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके एनडीपी एंड मार्केट प्राइस में, ठीक है। उसके बाद उसमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट कर लेंगे नेशनल में, उसमें एनएफआईए प्लस करके, उसके बाद मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर लेंगे फैक्टर कॉस्ट में, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के हम यहाँ पे जिस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम क्लासिफाई कर लेते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। हम एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर का। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, मैंने इसको एफई से डिनोट कर दिया है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर मैं कैलकुलेट करूंगा वो होगा मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वेरी फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है कि एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर यूज, यानी कि हाउस होल्ड जो अमाउंट ऑफ मनी खर्च करता है अपने कंजम्पशन के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। इसमें आपका कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं, इसमें जो आपकी चीजें आएंगी वो आएंगी क्या, कंज्यूमर सर्विसेज। जैसे आपने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, इसमें आपकी आ जाएंगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी जितनी भी आपकी इंट्रीज होती हैं, यानी जो भी आपके खाने के आइटम आते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स यानी ऐसी चीजें जो आपकी चलती हैं। ये ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल वाला गुड्स का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं कंसीडर करता हूं आपको ये आता हो। तो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर एक बार मैं बता दूं, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर दैट इज डन बाय हाउसहोल्ड फॉर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंजम्पशन किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। इसको हम डिनोट करेंगे क्या, सी से। ये हमारा डिनोट होगा सी से, सी से हम इसे डिनोट करेंगे। सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पैसा जो खर्च करती है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, अपने देश के लोगों के सिटीजन के वेलफेयर के लिए। जैसे रेलवे एक्सपेंडिशन होना है, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंडिशन होना है, कोई रिफॉर्म लेके आना है, इंडस्ट्रीज का रिफॉर्म करना है, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, डिफेंस चाहिए, तो ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, यानी एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि आपका जितना भी डिफेंस है वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी जैसे कि बहुत हाइप हुआ था कि फ्रांस से राफेल इंडिया में आए हैं, तो राफेल पे जो अमाउंट गवर्नमेंट ने खर्च किया था दैट वाज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द मनी ऑन द राफेल। तो इसको मैं डिनोट करूंगा किससे, जी से। इसका जो डिनोशन है वो मेरे लिए जी है। उसके बाद जो थर्ड मेरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन का, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या था, चेंज इन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट को हम डिफाइन कर रहे थे किससे, चेंज इन स्टॉक से। अब जितना भी आपके प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर
बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये आपका दो तरीके से हो सकता है, कैसे, एक तो आपका होता है फिक्स्ड एसेट, जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और सेकंड है आपका वो है इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, मींस इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका, जो ओवरऑल सेक्टर आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, आपकी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, तो फिक्स्ड मींस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, उसको हम बोलेंगे क्या, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसमें आपके तीनों आते हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर करे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर करे, या कोई हाउस होल्ड करे, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेल्टा स्टॉक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्टॉक से। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सॉरी, स्टॉक इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांटिटी मेजर की जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो डेल्टा स्टॉक निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा स्टॉक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपका डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला है। पहला था मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मींस एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड फॉर देयर यूजुअल गुड्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर्स, जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसका रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन आई से। और इसके बाद जो हम क्या करेंगे वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। फोर्थ जो पॉइंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का हमारा इसमें क्या काम है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का हमारा काम इस पॉइंट में ये बनता है कि देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब हम कोई पर्टिकुलर चीज बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब हम कोई चीज इंडिया में मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर डन बाय रेजिडेंट ऑन द अब्रॉड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसा पैसा जो बाहर के प्रोडक्ट पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, ऐसा पैसा जो इंडियंस यानी कि किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट खर्च कर रहे हैं बाहर के प्रोडक्ट्स को मंगाने के लिए, यानी कि अब्रॉड में जो पैसा खर्च किया जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड जो आपकी अब्रॉड में है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और डोमेस्टिक और आपकी अब्रॉड प्रोडक्ट की डिमांड जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है उसको हम बोल देंगे इंपोर्ट्स। यानी कि जो हमारा रहता है, हम यहाँ पे फिक्स्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओवरऑल जो आपका नेट एक्सपोर्ट्स है वो क्या है, जिससे कि हमें उस कंट्री के रेजिडेंट का जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो हमारे पास आ जाए। और उसका फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस m, जिसको हम डिनोमिनेट करते हैं किससे, उसको हम डिनोमिनेट करते हैं x माइनस m से। तो अब इसमें ओवरऑल हमने क्या देखा, एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और किस तरह से जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से हम पहुंचते हैं एनपीवी फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद क्या क्या क्राइटेरियाज हैं हमारे आपके फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफिकेशन के, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, इसका मैथमेटिकल डिनोमिनेशन क्या है, और द थिंग्स दैट वील हैव टू टेक केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन द एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब देख लेते हैं प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब प्रिकॉशन की जरूरत हमको क्या होती है, प्रिकॉशन का मतलब सावधानी। अब जब हम पूरी कंट्री की इतने बड़े लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। अब डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपके लिए बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का पड़ता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप हो सकता है कि आप फार्मर ने जो एक्सपेंडिचर सीडी पे किया उसे भी कैलकुलेट करें,
आप प्रोड्यूसर ने जो एक्सपेंडिचर वीट पे किया आप उसे भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और आप अपने एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट कर लें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें पहले यही चीज ध्यान रखनी है कि ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेटेड। अब फाइनल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि जो केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो अमाउंट खर्च हो रहा है हम केवल और केवल उसी को कैलकुलेट करते हैं। ये है आपका मीनिंग ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर के बाद जितनी भी सॉरी जितने भी आपकी सेकेंड हैंड गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर है, सेकेंड हैंड गुड्स एक्सपेंडिचर इज नॉट कैलकुलेटेड। यानी कि सपोज कीजिए आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद के लेके आए हैं, आप सेकेंड हैंड कार खरीद के लाए हैं, तो उस केस में हम उसके एक्सपेंडिचर को भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ईयर में ऑलरेडी जो जुड़ चुका है। इस वजह से आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है, आपने 2010 में 10 लाख रुपए की कार खरीदी, 2015 में आपने वो कार 4 लाख रुपए में बेच दी, तो हम उसको 2015 के नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है इन द ईयर ऑफ 2010। किसी भी नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, नया एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, इस वजह से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या ध्यान रखना होता है? एक्सपेंडिचर डन ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स। शेयर एंड बॉन्ड्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है ना, हम उसको भी कैलकुलेट नहीं करते। रीजन क्या है? हमारा जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन एंड द शेयर एंड बॉन्ड आर नॉट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन। तो इस वजह से हम शेयर एंड बॉन्ड्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसमें? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ट्रांसफर इनकम मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम इज द इनकम दैट इज गिवन एज द हेल्प। फैक्टर इनकम क्या थी? फैक्टर इनकम आपको फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में मिल रही थी, लेकिन ट्रांसफर इनकम आपकी हेल्प के फॉर्म में दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, गवर्नमेंट आपका पेंशन देती है, तो उन अमाउंट को हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में, बिकॉज वो क्या है? वो एक्सपेंडिचर जनरेट नहीं कर रही, वो आपका वैल्यू एडिशन जनरेट नहीं कर रही, वो एज अ ट्रांसफर इनकम दी जा रही है, एज अ हेल्प दी जा रही है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपको मेजर करना है कि एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजम्पशन गुड, एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड इज कैलकुलेटेड। यानी कि सपोज कीजिए मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, मेरी मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब मुझे मार्कर की रिक्वायरमेंट हुई, मैंने मार्कर वहां से उठा लिया, तो उस केस में आप बोलेंगे नहीं सर ये तो हमारी कंपनी हमारा मार्कर बना रही है, हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? बेटा जब पूरी इकोनॉमी की बात होगी तो इसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हुआ है, इसके रॉ मटेरियल में मैंने पैसा लगाया है, ठीक है। अगर ये मार्केट मैं यूज नहीं अगर ये मार्कर मैं यूज नहीं करता तो मार्केट में ये मार्कर 25 रुपए का बिकता, ठीक है। तो यानी कि सेल्फ कंजम्पशन गुड, यानी अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं उस प्रोडक्शन को अपने लिए यूज कर रहा हूं तो उसकी सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम नहीं करते। जो सर्विसेज की वैल्यू होती है, यानी सपोज कीजिए मैं अगर टीचर हूं, ठीक है, और मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपने बेटे का इलाज किया है, तो उस केस में मैं उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। सर्विसेज के रेट्स वो आपके ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, ना कि किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। हम गुड्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वजह से हम गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने पढ़ा प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम मेथड एंड इनकम मेथड। अब इसके बाद देख लेते हैं इस मेथड से रिलेटेड एक या हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड। अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं आपके एक्सपेंडिचर मेथड से। इस चीज की 100% श्योरिटी होती है कि नेशनल इनकम से आपका 4 to 6 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एंड वो आपका बेस होता है उसका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।
तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होने चाहिए एंड अल्टीमेटली इनके जो आंसर्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे निकलते हैं, लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको कहां पे अप्लाई करना है। तो देखते हैं एक एग्जांपल को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास कुछ 7 एंट्रीज दी हुई हैं, इन 7 एंट्रीज के बेसिस पे हमको निकालनी है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दैट इज 90 करोड़, नेट एक्सपोर्ट्स 10। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला था आपका x माइनस m। ठीक है, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT 5। NIT का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमको NFIA दिया हुआ है। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का फॉर्मूला होता है, एक बार बता दूं मैं आप लोगों को याद करने के लिए। NFIA हम निकाल रहे हैं फीफा माइनस फीटा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको NFIA डायरेक्ट नहीं दिया होगा, आपको हो सकता है फीफा फीटा दोनों अलग अलग दिया हो। फीफा स्टैंड फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीटा स्टैंड फॉर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि यहां से जो इनकम जो बाहर जा रही है और बाहर की इनकम जो यहां पे आ रही है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको हम बोलते हैं NFIA। उसके बाद प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जीडीपी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम ओवरऑल फाइनल एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर रहे थे। तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम निकालेंगे क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम देखते हैं हमारे पास एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपेंडिचर है, हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट परचेज एक्सपेंडिचर है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर नहीं है, NFI एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जोड़ लेते हैं हम। आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 90 करोड़ का, नेट एक्सपोर्ट्स है 10 करोड़ के, प्राइवेट कंजम्पशन है 350 करोड़ का और गवर्नमेंट परचेज ऑफ गवर्नमेंट का परचेज है 100 करोड़ का। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90% 100 350 450 550 करोड़। ठीक है, ये आपका निकल के क्या आया, ये आपका निकल के आया जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा निकल के आ चुका है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते कैसे हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने का एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन हो और फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई कर देते हैं तो हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। हमारे पास इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालनी है, सेकंड पार्ट हमें निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो निकालेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमने निकाली फर्स्ट पार्ट में 550 करोड़। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमारे पास वैल्यू गिवन है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है केवल इनडायरेक्ट टैक्स दे दिए और सब्सिडी दे दी। ठीक है, आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप सीधा NIT की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। NIT की वैल्यू क्या है, NIT की वैल्यू है आपकी 5। तो 550 में से हमने 5 माइनस किया तो जीडीपी एट एफसी कितना निकल गया है हमारे पास, जीडीपी एट एफसी निकल के आया हमारे पास 545 करोड़। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जहां पे हमने एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से निकाला जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें जो दो डेटा है बाकी यूजलेस है, जो आपका डेप्रिसिएशन है और आपका जो NFI है। कैसे, देखिए जीडीपी एंड एफसी आ गया तो थर्ड चीज मैं आपको दे दूं, आपको यहाँ पे नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करनी है यहीं से। अब नेशनल इनकम का क्या मतलब है, मैं थर्ड पार्ट अपनी तरफ से बना रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्ट आपको इंक्लूड करनी है क्या, सपोज कीजिए आपको इसमें बोल दे कि नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कीजिए। अब नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है आपकी NNP एट फैक्टर कॉस्ट।
देखिए जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमको जीडीपी से एनडीपी में जाना है। हमारे पास जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो गई 545, ठीक है। जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू है हमारे पास 545। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 15 करोड़, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस डेप्रिसिएशन 15, तो हमारे पास आया 530 करोड़। एंड 530 करोड़ क्या है, 530 करोड़ है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक से नेशनल हम जब भी जाते हैं तो उसमें हम प्लस करते हैं, प्लस NFIA, यानी कि हमको निकालनी है क्या NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम की बात करूं तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस NFIA, यानी कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू थी मेरी कितनी 530 प्लस माइनस 5, तो ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आएगी इसकी वो आएगी 525 करोड़, ठीक है। एक बार और न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूं मैं, हमारे पास ये कुछ एंट्रीज गिवन है, एंट्री के बेस पे हमें निकालनी थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हमने ओवरऑल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जोड़ा, इसमें हमने प्राइवेट कंजम्पशन जोड़ा, नेट एक्सपोर्ट जोड़े, गवर्नमेंट परचेज जोड़ के जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल लिया 550 करोड़ का। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट निकाली, फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या आई, फैक्टर कॉस्ट के लिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया इस फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ गया 545 करोड़ क्या आ गई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चैप्टर में दो चीजें पूछी हुई थी, मैंने एक चीज अपनी तरफ से इंक्रीज कर दी, आपको नेशनल इनकम भी निकाल के देनी है। नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले स्टेप में मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने NFIA प्लस कर दिया जो कि -5 था, मुझे मिल गई नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स को। उम्मीद करता हूं आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड अपनी क्वेरीज जो भी आपकी हैं उनको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।